नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना के कहर से पार पाने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है, लेकिन जान बचाने की इस जद्दोजहद ने जहान को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की आर्थिक सेहत की। हम बात कर रहे हैं हमारी और आपकी आमदनी की, कल कारखाने, फैक्ट्री और उस बाजार की जो कोरोना के कारण जार जार हो गया है। धंधा मंदा हो गया है और कई सेक्टरों पर आ गया है संकट। इसी संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के जंबो पैकेज का ऐलान किया। 20 लाख करोड़, जी हां, ऐसी संख्या जिसमें 13 शून्य शुमार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पैकेज अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पर्याप्त है? विरोधी तो सरकार की मंशा पर भी शंका जता रहे हैं। आलम यह है कि महापैकेज के ऐलान के 5 दिन बाद भी जानकार ये जानने में जुटे हैं कि पैकेज में किसको क्या मिला। इसलिए आज हम बिग फाइट में अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर करेंगे 20 लाख करोड़ के पैकेज का पोस्टमार्टम। लोन की शक्ल में क्यों दिया राहत पैकेज? नौकरी पेशा और मजदूरों को मिली कितनी राहत? क्या एमएसएमई को पटरी पर ला सकेगा ये पैकेज? पुरानी योजनाओं को इस पैकेज में क्यों जोड़ा गया? और अगर एफडीआई का बड़ा दायरा है तो भी सरकार के मंशा पर शंका क्यों है? जी हाँ, ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। तो ऐसे में जानना लाजमी है कि आखिर क्या मिसाल बनेगा 20 लाख करोड़ का जखीरा, या फिर साबित होगा ऊंट के मुंह में जीरा। क्या आर्थिक मोर्चे पर बाजी मार लेगी मोदी सरकार? और कोरोना के कहर में ये राहत कितनी असरदार? बिग फाइट में बहस आज जिसे हैं मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। जयपुर से अर्थशास्त्री राजेश कोठारी जी हमारे साथ हैं। अजमेर से अर्थशास्त्री दीपक मेहरा जी हैं। जोधपुर से अर्थशास्त्री महेंद्र झाबक जी हमारे साथ हैं, और साथ ही बीकानेर से अर्थशास्त्री नारायण भादु जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चर्चा की शुरुआत करें अब, क्योंकि ये मुद्दा बेहद अहम है, इसलिए हम पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसे है। चलिए वो समझते हैं पहले। 20 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है। ये 20 लाख करोड़ में ही है। 8 लाख करोड़ आरबीआई का एक मॉनेटरी पैकेज है। भारत ने फिस्कल और मॉनेटरी पैकेज मिलाकर 20 लाख करोड़ दिखाया है। अमेरिका का फिस्कल पैकेज जहां $2.3 ट्रिलियन है, जर्मनी का फिस्कल पैकेज $190 बिलियन है। सरकार की ओर से दिया जाता है फिस्कल पैकेज, तो सेंट्रल बैंक की ओर से मॉनेटरी पैकेज दिया जाता है। और भारत में सरकार से स्वतंत्र एक संस्था है आरबीआई। तो इस तरह से ये 20 लाख का पैकेज एक साथ दिया गया, जिसकी घोषणा की गई। अब लेकिन बताते हैं आपको आरबीआई का मॉनेटरी पैकेज क्या है। मॉनेटरी पैकेज लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है, एसेट को कैश में बदलना ताकि उसे खरीदना और बेचना आसान हो सके। आरबीआई इसके जरिए रखे हुए पैसे को अर्थव्यवस्था में डालती है। आरबीआई सस्ते में लोन देता है ताकि बैंक भी सस्ते में लोन दे सके। जानकार कहते हैं कि इससे आम लोगों पर फौरी असर ना के बराबर ही होगा। वही पुरानी योजनाओं का भी 1.9 लाख करोड़ रुपए यहां पर दिया गया है। पीएमएमएसवाई जैसी कई पुरानी घोषित योजनाओं को पैकेज में जोड़ा गया है। ये इस तरह से ये पूरा 20 लाख का पैकेज बनता है। लेकिन असल में कुल कितने का ये पैकेज है, इसे भी जरा समझते हैं कि असल में ये पैकेज है कितने का। आंकड़े तो 20 लाख करोड़ बहुत ज्यादा एक बड़ा जंबो पैकेज लगता है, लेकिन कितने का पैकेज है? अलग अलग जानकारों के मुताबिक 1 लाख से 2.7 लाख करोड़ तक का ये पैकेज है। वही योगेंद्र यादव के अनुसार 1.7 लाख करोड़ का ये पैकेज है। बार्कलेज कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का ये पैकेज है। तो इधर केयर रेटिंग्स के अनुसार 2.73 लाख करोड़ का ये पैकेज है। तो एचएसबीसी इंडिया के हिसाब से 2 लाख करोड़ का ये पैकेज है। अब ये सबके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों की तरफ से इसे लेकर कहा भी जा रहा है। लेकिन चलिए, अब क्योंकि हमारे साथ 4 अहम अर्थशास्त्री जुड़े हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस महापैकेज का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। शुरुआत हम करते हैं, हमारे साथ राजेश कोठारी जी हैं। राजेश जी, लोन की शक्ल में आखिर क्यों दिया गया है ये पैकेज? क्यों ये राहत दी गई है? कैसे समझे इस 20 लाख करोड़ को? जी श्वेता जी, जिसको आप पैकेज बता रहे हैं जी, मैं इसकी तुलना एक बहुत शानदार मेन्यू कार्ड से करना चाहूंगा, जिसपे आपने ग्लोसी पिक्चर दिखाकर स्वादिष्ट व्यंजन की तस्वीर आपने छाप दी है, ठीक है ना। उन तस्वीर को देखकर शायद मुंह में पानी आ जाए, पर मैं खा पाऊं इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है कि वो खाने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी आर्थिक पैकेज का
जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ स्टिमुलेशन, प्रोत्साहन, उत्साह को पैदा करना होता है। और ये कैसा आता है कि अगर वो पैकेज रोजगार, निवेश, बचत को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, तो उस पैकेज का मायना है। अब ये 20 लाख करोड़ का जो सरकार ने जो आपको पैकेज दिया है, मैं आपको एक ईमानदारी से कह सकता हूं कि इससे न तो रोजगार में वृद्धि हुई है, न रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, क्योंकि ये पैकेज क्या कहता है कि भाई हम आपको ऋण दे देंगे। अरे ऋण किसको चाहिए भाई? हम आपको वाइब्रेटरी गैप की फंडिंग कर देंगे, हम आपको ये क्या बोलना चाहिए कि एडिशनल क्रेडिट थ्रू केसीसी 2 लाख करोड़ की व्यवस्था कर दी आपकी। तो ये पैकेज नहीं होता। पैकेज का मतलब ये होता है टुडे आई नीड ऑक्सीजन, या टुडे आई नीड कि भाई मेरे को तुरंत खाने को चाहिए, आप उसे क्या बोलते हैं, भाई पहले तुम प्राणायाम करो, ऑक्सीजन पैदा करो। नो, इट्स नॉट अ पैकेज। पैकेज ये होता है तुरंत रिलीफ मिले, रिलीफ सस्टेनेबल हो और एक आम व्यक्ति उससे जुड़ाव महसूस करे। और हमने क्या करा है, आप ये देखेंगे, इसमें 2 बिंदु उन्होंने लिए हैं। एक लिया है एमएसएमई का, जिसकी हालत किसी छिपी हुई नहीं है, और उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि हम आपको ऋण देंगे, वाइब्रेटरी गैप की फंडिंग करेंगे, आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल देंगे, पर आपके माल को हम लोग खरीदेंगे, इसकी उसमें वो व्यवस्था नहीं। यानी अभी तो हालत ये हो रही है कि जो अर्थव्यवस्था पिछले 60 दिन में, 55 दिन में जो सुस्त पड़ी हुई है, कौन बनाएगा, कौन बेचेगा, उसका एड्रेस नहीं कर रहे हम लोग। दूसरी बात, अगर हमें इस संकट से निकलना है तो बाजार को सपोर्ट करना होगा। वो नजरिया, लोगों की परचेसिंग पावर इम्पोज, आई रिपीट, यू हैव टू इम्पोज परचेसिंग पावर ऑन लेमैन, जो इवेंचुअली कंज्यूमर मार्केट का, उसमें इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक इसी तरह से हमने कहा कि साहब हम लोग एनबीएफसी को 7.5 लाख करोड़ तक की व्यवस्था करेंगे संकट में आने पर। यानी हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो संकट में आएंगे, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। पर एक आम व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, न उसके रोजगार में, न उसकी आय में, और न ही किसी कार्यकाल को या कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पैकेज है। ये पैकेज सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा है। मित्रों, 20 लाख करोड़ का कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो पैसा जब तक मार्केट में नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रावधान है। आपने लिखा कि हम लोग एग्री सेक्टर के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए हम देंगे कहाँ, किस पे देंगे अपन? ये सिर्फ वायदे हैं, प्रावधान है। मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा निवेश, बचत, जो बेसिक फंडामेंटल किसी अर्थव्यवस्था के लिए, उसको हम सपोर्ट कर पाएंगे। ना हाउस होल्ड सेक्टर खुश है, ना इससे प्राइवेट सेक्टर खुश है, और पब्लिक सेक्टर की जो हाल बेहाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हमने, आरबीआई ने कहा कि हमने ये तरलता इन्फ्यूज कर दी है। बाहर का है मार्केट के अंदर, किसको लोन चाहिए, हाउसिंग लोन, किसको गाड़ी के लिए लोन चाहिए? आज अप्रैल माह में इस देश में एक भी कार प्रोड्यूस नहीं हुई। तो आपने प्रोविजन तो करा, पर उसका आउटलेट नहीं दिया। आपने इनलेट में तो दे दिया कि हमने इतनी तरलता बता दी, रेपो को रेट कम कर दिया, रिवर रेपो भी फ्रेंडली कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर उसका जो अल्टीमेट एम है कि भाई प्रोडक्शन हो, बायर को सपोर्ट मिले, ये तो हो ही नहीं रहा है। आज भी हिंदुस्तान में लोग कहते हैं मकान की कमी है, पर जिसको कमी है उसके पास, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसको मकान चाहिए उसके पास लोन नहीं पहुंच रहा, और जिसको नहीं चाहिए उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस 20 लाख करोड़ के अंदर मेरे को नहीं लगता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देश की अर्थव्यवस्था को आमूलचूल रूप से, मौलिक रूप से कुछ सुदृढ़ता प्रदान कर पाएगा, कुछ जनरेट कर पाएगा। आई रियली डोंट थिंक सो। ये पैकेज, मुझे फिर कह रहा हूँ, एक बहुत सुंदर प्रिंटेड मेन्यू कार्ड की तरह, आप देख के खुश हो जाइए कि हमें 10% ऑफ जीडीपी का में ये पैकेज मिला है। पर ये पैकेज वैसे ही है जैसे आप लोगों को कि साहब 4 लाख का पैकेज है, आपको, आप जब कंपनी में काम करते हैं ना, तब 5 लाख का पैकेज मिलता है। अरे भाई, हाथ में कितने आते हैं? सब 30,000 रुपए हाथ में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लोन लिया तो 8% से 6% मेरे को ब्याज देगा, पर जब लोन नहीं लूंगा तो मैं उसको वो एडवांटेज। बिल्कुल, इसलिए सवाल ये भी है राजेश जी कि ये राहत के तौर पर आर्थिक पैकेज हुआ कैसे? बिल्कुल आपके पास लौटेंगे राजेश जी। दीपक मेहरा जी का रुख करते हैं। दीपक जी, राजेश जी तो कह रहे थे कि ये खूबसूरत मेनू कार्ड जैसा ही है, आप किस तरह से इसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये आर्थिक पैकेज वाकई में राहत दे रहा है, और राहत लोन के रूप में कुछ दिया जाए, वो राहत कैसे हो सकता है? दीपक जी। बिल्कुल ठीक श्वेता जी, आपने बहुत अच्छे से समअप शुरू में ही कर दिया जी कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, और आपने जो उसका बाइफर्केशन बताया, 8 लाख करोड़ तो आरबीआई पूर्व में ही दे चुकी है, जनवरी टू मार्च में 1.72 करोड़ अलग से दिया हुआ, तो बचे तो 10 लाख ही। और 10 लाख में भी श्वेता जी विभिन्न आपने नाम लिए, और एक रिसर्च फर्म जो है ग्लोबल सिक्योरिटी रिसर्च फर्म, उसके बर्नस्टीन जी भी कह रहे हैं कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी और एमलेस है। इसमें मैक्सिमम अगर आप माने
और अर्थशास्त्री माने तो 1.8 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का ये वास्तविक पैकेज है। मेरे हिसाब से ये इससे भी कम है, क्योंकि आप मेरी बात छोड़िए या अर्थशास्त्री की बात छोड़िए, जो एडिशनल बोरोइंग्स बताई गई हैं सरकार की वो 4.2 लाख करोड़ बताई गई है एडिशनल बोरोइंग। तो इसका मतलब एडिशनल बोरोइंग 4.2 लाख करोड़ की है, और उसमें भी आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये लॉकडाउन हुआ है और जो इकोनॉमी बंद पड़ी है तो उससे रेवेन्यू लॉस कितना होगा, तो बचेगा कितना। तो ये फिगर 2 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं आ सकता है जी। सही तो तब होता, मैं पूर्व में भी आपके चैनल पे आ चुका हूं, जब पहली ट्रांच सीतारमन जी दे रही थी तो मैंने कहा था अभी इट इज टू प्रीमेच्योर टू प्रिडिक्ट, क्योंकि धरातल पे क्या होता है उसको देखना वाजिब है, और वही हुआ। अब धरातल पे आप आइए तो आप देखें कि हमारी 40 करोड़ की वर्कफोर्स है, श्रम शक्ति है, जिसमें से 93% जो है असंगठित क्षेत्र में। मैं आपको ये एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ 93% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कहने का मतलब ये है कि वाकई राहत अगर हमें देनी होती तो इनके हाथ में पैसा देते, तो इससे एक तो एथिकली ये करेक्ट होता, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके ही चैनल्स पे और अनेक टीवी चैनल्स पे मैं देख रहा हूं, मैंने पार्टीशन तो नहीं देखा लेकिन पार्टीशन की पिक्चर्स देखी हैं कि कैसे लोग यहां से वहां पैदल अपने बच्चों को गोदी में उठा के, अपने बुजुर्गों को गोदी में उठा के और साइकिल पे और यूं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। जो ये आज के भारत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम आज 21वीं सदी में भी ये चीज देख रहे हैं जो हमने 1947 में देखी थी। तो ये ना केवल अगर उनके हाथ में ये पैसा दिया जाता माइग्रेंट्स के लिए और ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं इनको, तो इससे एक तो एथिकली भी ये सही होता और दूसरा ये ही परचेजिंग पावर को इंक्रीज करता और इसी से इकोनॉमी स्पर होती, इकोनॉमिक ग्रोथ होती। अभी आप अगर सोच रहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब मैं आपको बताऊं जो एमएसएमईज की बात है, मैं गवर्नमेंट के ही फिगर्स दे रहा हूं, तो जो 5.4 लाख करोड़ रुपए राहत के रूप में एमएसएमईज को दिया गया है, उसमें से नितिन गडकरी जी खुद मान रहे हैं कि 5 लाख करोड़ तो देनदारी है, इट इज ओड बाय एमएसएमईज। तो बचा कितना? तो हार्डली 2500 करोड़ की जो एडिशनल हेल्प है वो एमएसएमईज को मिलेगी। फिगर्स ये बता दीपक जी, यानी दीपक जी ये माना जाए कि ये सिर्फ आंकड़ों का जाल था। 20 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज, ये सिर्फ आंकड़ों का जाल था। दीपक जी से फिर हम ऐसे ही समझेंगे। महेंद्र झाबक जी का रुख कर लेते, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र झाबक जी, 20 लाख करोड़ जब अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत खुशी थी, लग रहा था कि कितना बड़ा पैकेज है, लेकिन जब इसको अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसकी डिटेलिंग की गई, विस्तार से बताया गया, तो कुछ समझ आम जन को भी नहीं आ रहा कि कुछ मिला भी है या फिर वापस बोझ ही है लोन का। लोन के रूप में मदद करना, राहत देना, ये तो मदद नजर नहीं आती और शायद इसलिए विपक्ष भी ये बार बार सवाल उठा रहा है इस आर्थिक पैकेज पर। अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पैकेज को कैसे देखते हैं? क्या कहीं राहत नजर आती है इससे, या डायरेक्ट पैसा जाता तो शायद ज्यादा बेहतर मदद होती? महेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए महेंद्र जी का रुख करेंगे, लेकिन अर्थशास्त्री नारायण भादु जी हमारे साथ पहले उनका रुख कर लेते हैं। बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं नारायण भादु जी, इस पैकेज को लेकर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे। क्या ये राहत का पैकेज है? सवाल इसी को लेकर उठ रहा है और एक लाइन की बात यही कि लोन के रूप में राहत कैसे मिल सकती है? नारायण जी। देखिए, हेलो जी नारायण जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ मेरे साथी लोग हैं जो मेरे से सीनियर हैं, उन लोग कह रहे हैं या हाँ, तो अपन हेल्प कर सकते हैं। राहत पैकेज की जो बात की है, हम राहत दे रहे हैं। राहत कैसे दोगे? राहत ऐसे ही देंगे कि आप उनको कोई लोन दें जिससे इंडस्ट्री में बूम आए, ना कि हम किसी को राहत दे रहे हैं। कोई भिखारी आ रहा है उसको 100 दे दिया, किसी को 50 दे दिया, किसी को 1500 दे दिया, किसी को 2000 दे दी। हमें हमारी इकोनॉमी को बूम में लाना है। हमें इकोनॉमी को बूम में लाने के लिए हमें हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप अच्छा करना होगा, और इंडस्ट्रियल सेटअप तभी होगा जब हम एमएसएमई की जो बात कर रहे हैं, जो हमारे कुटीर उद्योग है, जो हमारे लघु उद्योग है, जो हमारे मध्यम उद्योग है, हम इन उद्योगों को मजबूत करेंगे तभी हमारी बैकबोन मजबूत होगी। जो पैकेजेस दिए हैं, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं, जो पैकेजेस दिए हैं वो पैकेजेस अपने हिसाब से इन्होंने सही किए हैं।
आरबीआई ने जो गवर्नमेंट ने दिया है इसमें दो तरह के हमारे हैं, एक हमारा मॉनेटरी में जाएगा, एक फिस्कल है। जो मॉनेटरी फिस्कल जो गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फंडिंग करी है, ठीक है। और जो मॉनेटरी और आरबीआई और बैंकिंग फैसिलिटीज के तहत जो लोन इश्यूज किए गए, उन लोनों को अगर अपन देखें और प्रॉपर वे में अगर मिले तो ज्यादा बेटर है, बशर्ते देश को मजबूत बनाना। ये नहीं कि हम उनको हर चीज में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने की जो हमारी आदत हो गई है, वो चीज हमें क्या रिटर्न देगी। भाई आज मैं किसी को पैकेज दे रहा हूं, उसको मैंने 1000 रुपए उसके हाथ में दे दिए, वापस रूटीन में कैसे आएगा पैसा? उससे परचेजिंग पावर जो अपन कह रहे हैं, परचेजिंग पावर बढ़ानी, हमें इकोनॉमी में जो ग्रोथ लानी है, वो ग्रोथ कहां से आएगी? यानी नारायण जी, आप ये मानते हैं कि जिस तरह से जो किया गया है और जिस तरह से राहत देने के लिए लोन दिया गया है, वो आप मानते हैं कि बेहतर है, इसी से बूस्ट होगा, इसी से बढ़ावा मिलेगा, इसी से आगे बढ़ पाएंगे और इसी से मदद मिलेगी, आप ये मानते हैं नारायण जी? बिल्कुल बेहतर है प्रेजेंट सिनेरियो को। बिल्कुल, अगर हमें इकोनॉमी की बैकबोन स्ट्रॉन्ग करनी है तो यही तरीका है जिससे हमारी इंडस्ट्री जितनी मूव करेगी। इसी का एग्जांपल है हमारे सामने, आज ही एक जर्मन कंपनी का जो बताया गया, बाहर से इंडस्ट्रीज मूव होंगी, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। यानी अर्थव्यवस्था की बैकबोन तभी स्ट्रांग होगी जब यहाँ पर लोन मिलेगा और उससे राहत के तौर पर। नारायण जी आप देख रहे हैं। चलिए महेंद्र झाबक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। महेंद्र झाबक जी, क्या आप इस पैकेज को राहत के तौर पर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ लोन देना बेहतर था, या आपको लगता है कि लोन के रूप में राहत नहीं होती? महेंद्र जी। नहीं, देखिए इसमें एक चीज समझने की है जी। कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, वो पैकेज को ये 2 रूपों में है, एक मौद्रिक है और एक फिस्कल है। तो ये हमको दोनों को इंटीग्रेटेड रूप में देखना होगा, क्योंकि कोई भी जो मैक्रो इकोनॉमिक टूल होते हैं वो दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। एक में मौद्रिक है, दूसरे में फिस्कल है, वित्तीय है। तो ये 20 लाख करोड़ को अगर हम डिवाइड करें तो करीब करीब आधा आता है, आधा मौद्रिक है और आधा वित्तीय है, फिस्कल है। तो इससे सप्लाई साइड ऑफ मनी इज ऑल्सो एड्रेस्ड और जो डिमांड साइड है उसको भी एड्रेस किया है। इसमें कई चीजों का समावेश है जिससे मांग में वृद्धि होगी और उसमें जो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें भी इजाफा होगा। तो सारे सेक्टर्स को इसमें सरकार ने एड्रेस करने की कोशिश की है, जो मेरी समझ में आया है। ठीक है, यानी आप समझते हैं ये बैलेंस्ड है, ये हर सेक्टर को मदद पहुंचाने की कोशिश है और आप इसे मानते हैं कि बैलेंस तौर पर ये आर्थिक बजट दिया गया है। ठीक है, ये बहुत जी एब्सोल्युटली। चलिए, क्योंकि हम ये बात लोन की शक्ल में आखिर क्यों ये राहत दी गई है और क्या ये राहत है या नहीं, उस पर हमने भी अर्थशास्त्रियों से जाना। लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठता है कि नौकरी पेशा और मजदूरों को इससे कितनी राहत मिली है। इंतजार उनको भी था, राहत उन्हें भी दी गई है। चलिए एक बार हम पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किस तरह की मदद यहाँ पर मिली। फौरी मदद के लिए आखिर यहाँ पर क्या किया गया है, फौरी तौर पर अगर देखें, यानी किसे कहां पर क्या दिया गया, कहां कहां ये पैसा जा रहा है, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि मनरेगा की हम बात करते हैं, मजदूरों से ही शुरुआत करते हैं। मजदूरों के अनाज में यहां पर 3500 करोड़ रुपए दिए गए, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए दिए गए, सामाजिक जरूरत के प्रोजेक्ट में 8,000 करोड़ की मदद दी गई है। सैलरी क्लास के लिए ना के बराबर यहां फायदा जरूर है। मजदूरों के लिए 3500 करोड़ का मुफ्त राशन इसमें दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड एक अच्छी योजना जरूर है जो इस पैकेज में सामने आई। ये योजना कितनी जमीन पर उतर पाती है ये देखना होगा, ये एक बड़ा चैलेंजिंग भी होगा, चुनौती भी बड़ी रहेगी। मनरेगा योजना में 1 लाख करोड़ डाले जाएंगे ताकि वापस लौटने वाले मजदूरों को यहाँ पर काम मिल सके। ये हम बात करें नौकरी पेशा मजदूरों के लिए, लेकिन आप ही का पैसा आपके हाथ में आ रहा है। ये हम नौकरी पेशा की बात कर रहे हैं, जहां पर टीडीएस कम करने से क्या लाभ होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये भी सवाल उठाया है विपक्ष की तरफ से। सैलरी का पैसा हाथ में ज्यादा आएगा और कोई फर्क नहीं है। ईपीएफ में भागीदारी 12 से 10% यहां पर कर दी गई, यानी भविष्य का पैसा अभी हाथ में आ जाएगा। यानी आप ही का पैसा है, वो जो बाद में मिलना था वो पहले अभी आपके हाथ में आ जाएगा। लोन चुकाने के लिए 3 महीने का मॉरिटोरियम मिला हुआ है, लेकिन क्या इस मॉरिटोरियम की मियाद बढ़ेगी?
कंपनियों द्वारा वेतन नहीं काटने का आदेश सरकार ने वापस लिया है। जिस तरह से कंपनियां सैलरी कट कर रही थी, उसको लेकर भी यहां पर इस फैसले को वापस ले लिया है। अब सवाल यही कि नौकरी पेशा और मजदूरों के लिए क्या राहत यहां पर मिलती है। चलिए राजेश कोठारी जी का ही रुख कर लेते हैं। राजेश जी, अब सवाल नौकरी पेशा मजदूरों को लेकर ही है। जिस तरह में बताया, एक हाथ का पैसा आपके दूसरे हाथ में रखा जा रहा है, उनके लिए कितनी राहत आपको नजर आती है जो इनके लिए ऐलान किए गए? राजेश जी। श्वेता जी, हमें ये समझना पड़ेगा जी, ये देश इस साल और इस समय सबसे बड़ी बेरोजगारी का सामना कर रहा है और लॉकडाउन की वजह से कितने लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। आज मैं एक कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, अचानक 2300 लोगों को कह दिया कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। सो टीडीएस में कटौती का एडवांटेज तब होगा जब मेरी नौकरी बचेगी। बिल्कुल, आप सुनिए मेरी बात को। जी जी बिल्कुल। दूसरी ओर सैलरी कट एक कॉमन फीचर है। वो कोई भी कंपनी आज की तारीख में जिसका रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, वो निश्चित रूप से खर्चे कम करेगी और खर्चे कम करने के अंदर सबसे अहम मुद्दा उसका ये होता है, लेट अस कट सैलरी। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो चीज है। अभी अर्थव्यवस्था है वेंटिलेटर के ऊपर, यानी वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है उसको मैं कहूं तुम 5 किलोमीटर वॉक करो, तुम योगासन करो, तुम ठीक हो जाओगे। अरे उस स्थिति नहीं है भाई। अभी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मजबूत करने का वक्त नहीं है। हम जिंदा रहेंगे तो रीढ़ की हड्डी की सोचेंगे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए था? आई नीड ऑक्सीजन एंड यू मस्ट बी गिव मी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे आएगी मेरे पास में? कि आप मेरे को पैसा दीजिए, पर उस पैसे को बिना काम के मत दीजिए। आपने मनरेगा की बात करी, आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आप, मैं कहता हूं कि आप लगाइए लोगों को उस काम के अंदर। और इतना जो खाद्यान्न भरा पड़ा है हमारे देश के अंदर, कैश की जगह आप खाद्यान्न के रूप में उनका वेतन, उनकी मजदूरी दीजिए। मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी, आपकी डिमांड को मजबूती मिलेगी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं श्वेता जी, चूंकि हम लोग सभी एक औसत हिंदुस्तानी है और औसत हिंदुस्तानी क्या करता है कि भाई मैं सुरक्षित हो जाऊं, पड़ोसी की बिल्कुल चिंता नहीं है। हर मध्यम वर्गीय परिवार ने अपने घर में अगले 3-4 महीने का राशन सामान सब जमा कर लिया है। ये सेगमेंट मार्केट में लौट के आने वाला नहीं है। जो मार्केट में सेगमेंट लौट के आने वाला है वो असंगठित मजदूर, वो डेली वाला मजदूर या जो डेली वाले वो आज वही एक उम्मीद का केंद्र में नजर आ रहा है। हमने 20 लाख 40 करोड़ लोगों को इधर से उधर अदला बदली कर दी। मैं फिर कह रहा हूं कि विकट स्थिति और भी विकट होने वाली है। आप भूल जाइए इस देश की अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए, क्योंकि सरकार की नीतियां, वो राज्य की हो, वो केंद्र की हो, वो इस रूप में नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूती दें। वो एक फौरी तारीफ लेने के लिए है कि हम इतने लाखों लोगों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हम उनको संवेदना, मानवीय संवेदना अपनी जगह पर सही हो सकती है, पर अर्थशास्त्र और मानवीय संवेदना बहुत साथ साथ नहीं चल सकते। सो कहने का तात्पर्य यह है कि न तो मध्यम वर्ग को रिलीफ है, न स्टडी क्लास को रिलीफ है, न ही किसी छोटे व्यापारी को रिलीफ है। हमने 60 दिन तक कपड़े का कारोबार बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इसमें कोरोना है। शराब के अंदर कोरोना नहीं हो सकता, यानी कपड़े के व्यापार में कोरोना हो सकता है। एक समझने वाली बात है किस तरह हमारे जो पॉलिसी मेकर से सोचते हैं। सो तात्पर्य मैं आपसे फिर कहता हूं कि अभी सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं प्राणायाम, योगासन और जितने भी फिटनेस के कार्यक्रम मैं बाद में करूंगा। राइट नाउ आई नीड ऑक्सीजन सो दैट आई कैन सर्वाइव। सर्वाइवल बहुत बड़ी इशू है, ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत ये बात अहम थी। बिल्कुल ये बात अहम है राजेश जी, जिस तरह से आपने कहा भी, और ये जरूरी भी था। अभी जिसकी जरूरत है, अभी जो चीजें, जो मदद चाहिए वो अभी ही चाहिए। और आपने जैसा कि कहा कि आप ये मानते हैं कि विजन नहीं है, दूर तक नहीं। अगर हम अर्थव्यवस्था को सोच रहे इससे पटरी पर आएगी तो अभी बहुत टाइम लगेगा। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आर्थिक पैकेज का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ जो ऐलान किया गया सरकार की तरफ से, वो कितना फायदेमंद है, क्या वाकई में वो राहत दे रहा है? 4 अहम अर्थशास्त्री हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक मेहरा जी का रुख करते हैं। दीपक जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात इसी लेकर ही कर रहे थे कि नौकरी पेशा और मजदूरों के लिए क्या राहत है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में राहत मानते हैं या फिर सिर्फ ये आंकड़ों का खेल नजर आया? ये बिल्कुल ये आंकड़ों का ही खेल है। और जैसा कि अभी किसी पूर्ववर्ती स्पीकर ने बताया था कि क्या हम 100 रुपए दे दें, बिल्कुल दे दें, बिल्कुल दे दें। मैंने जैसे बताया संगठित क्षेत्र में लोग भूखे मर रहे हैं, उनको देना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई है कोविड की, लेकिन अगर जब कोविड नहीं भी था तो आपको ज्ञात हो कि नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी ने पॉवर्टी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए ये कहा था लोगों की जेब में पैसा दीजिए। वो पैसा अब जाएगा, जब बाजार में निकलेगा वो पैसा लेके जेब में तो रखेगा नहीं, तभी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, तभी तो मांग बढ़ेगी।
तो मजदूरों के लिए इसमें कुछ नहीं है, सैलरी क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं है। अगर टैक्स कट्स होते तो लिक्विडिटी बढ़ती, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आता, फार्मर्स के अगर लोन वेव किए जाते तो आता। बार बार एक बात आती है कि 2000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को डायरेक्ट भुगतान किया गया, तो वो आप कोविड से मत जोड़िए, वो तो बजटरी एलोकेशन ऑलरेडी था, 2000 रुपीज टू बी गिवन टू किसान्स, वो तो था ही। नए अपन जो ये पैकेज की बात कर रहे हैं उसमें ये धरातल पे ये कुछ भी नहीं है, और ना इससे इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी और ना हम आगे बढ़ पाएंगे। पहले ही कोविड से पहले ही 45 साल का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट फिगर था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, अब तो और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। मनरेगा को और ज़्यादा बल देना पड़ेगा, 40,000 करोड़ का एडिशनल दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। मनरेगा में मैन डेज को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो भी आए उसको नौकरी पे रख लिया जाए, काम कराए जाए, और उससे स्थायी रूप से काम कराए जाए, ना कि ये, तो उससे देश निर्माण भी होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनको लगाया जाएगा तो आप देखिए कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इनको बढ़ावा मिलेगा। तो गवर्नमेंट को अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए और वहां इस वर्कफोर्स को यूज करना चाहिए, जिससे सारे सेक्टर्स दो हाथ को काम मिलेगा तो हाथ में दो पैसे भी आएंगे, और शायद इसी के बाद राहत मजदूरों को मिल भी सकेगी। महेंद्र झाबक जी, नौकरी पेशा लोगों मजदूरों को राहत की बात कही जा रही है इस पैकेज से, लेकिन इधर तो दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिनकी नौकरी है उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनको मिल रही है सैलरी वो भी कट के आधे पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इसे देखें इस पैकेज को नौकरी पेशा और मजदूरों के लिहाज से? नहीं, देखिए, सबसे पहले हमें व्यापार और उद्योग उसका चक्का घुमाना पड़ेगा। उसको चक्का कैसे घूमेगा? जब तक उनके पास तरलता नहीं आएगी। वो तनख्वाह कहां से देंगे? जो 3 लाख करोड़ और 4 लाख करोड़ जो एमएसएमई को फंड और वर्किंग कैपिटल के लिए जो दिया है, उससे एमएसएमई का चक्का घूमेगा। जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जिनके पास अभी तरलता नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, दे कैनॉट स्टार्ट देयर बिजनेस, उनके पास में कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग जब तक अपना दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपना उद्योग शुरू नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? वो जब वो शुरू करेंगे तो वो तनख्वाहें देना शुरू करेंगे, तनख्वाहें देंगे तब लोगों के पास जो उन्होंने काम किया उसका पैसा आएगा, वो पैसा फिर बाजार में खर्च होगा, उससे फिर सामान खरीदेंगे, तब सामान बनाने के लिए फिर पैसा चाहिएगा। तो आप देखिए कि जो पूरा पैकेज जो 20 लाख करोड़ का है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो पहली किस्त दी गई करीब 2 लाख करोड़ की, उसके अंदर खाना दिया गया और पैसा दिया गया। वो पैसा अभी बाजार में आ रहा है, अभी मांग उससे आनी शुरू हो गई है। आप क्या समझ रहे हैं? सारे किराना के व्यापारी सबके पास काम आ रहा है, सबके चीजें खरीदी जा रही है। उसके बाद में 8 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक ने एक तरलता दी बैंकों को कि आप मुक्त हस्त से व्यापारियों को पैसा दीजिए, उद्योगपतियों को पैसा दीजिए, वो पैसा उनके पास में चले जा रहा है क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो में बदलाव किया गया। तो सारी बैंकें अब वो पैसा देना शुरू कर दिए, तो 10 लाख करोड़ का तुरंत आ गया। उसके बाद में 4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल के लिए, 1 लाख करोड़ के लिए फंड और दूसरी स्कीमों से। तो छोटे छोटे व्यापारियों का जो सूक्ष्म है, जो लघु है, जो मध्यम है, उनके पास पैसा चले गया, तो उन्हीं से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पैसा कैसे जाएगा? और डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए अभी आपका मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपया वो डाल दिया, उसमें रेट बढ़ा दी, 180 रुपए से 202 रुपया कर दिया, उससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। तो आप देखिए इससे जो मौद्रिक नीति में जो परिवर्तन किया गया, क्योंकि सबसे पहले हमें मौद्रिक नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमने फिस्कल में परिवर्तन किया। अब 2 लाख किसान क्रेडिट कार्ड है, अब किसान जाके किसान उपजाएगा कैसे? उसका वो एम्प्लॉय कैसे होगा? क्योंकि वो खेती करेगा, खेती कैसे करेगा? उसके पास पैसे नहीं है, वो किसान क्रेडिट कार्ड महेंद्र जी महेंद्र जी, वो बीज लाएगा। यानी आप मान रहे कि जो नीति सरकार की है वो इसे लेकर सही है, इसे आप सही मानते हैं? जी महेंद्र जी,
मैं बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि और इसके आप बताइए इसके अलावा क्या चाह रहा है। आप इतने, अभी मैं कुछ वक्ताओं को सुन रहा था कि ये कर देना चाहिए, वो कर, आप बताइए ना क्या कर सकते हैं। यही आज देखिए अर्थव्यवस्था ऐसे दौर में खड़ी है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है। आप देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मैं सबकी स्टडी करता हूं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएस, ये जो बड़ी कंट्री हमारी 5-6 है, ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर, सारी आप देखिए हमारा पैकेज इतना बैलेंस है। हाँ, फिगर हमारा इतना बड़ा नहीं है, हमारा फिगर 10% है जीडीपी का, 20 लाख करोड़ है, उनका 200 लाख करोड़ होगा। लेकिन हमारी जितनी अर्थव्यवस्था है उससे हमने उसको एक बैलेंस करने की कोशिश करी। अच्छा, ये एक अंतिम शब्द नहीं है, ये किसने कह दिया 20 लाख करोड़ इज द लास्ट फिगर। अभी फिस्कल में भी बातें हो रही है, फिस्कल में भी आएगा। अब दूसरा जो चरण होगा, मैं मान रहा हूं इस बात को, क्योंकि मैं सरकार को नजदीक से देखता हूं, मेरा मानना है कि दूसरे चरण में अब आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे एड्रेस होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल महेंद्र जी, आपने कहा कि दूसरे चरण में बहुत कुछ है, बिल्कुल, लेकिन आमजन, सर आप क्योंकि अर्थशास्त्री हैं, आपने कहा केंद्र को करीब से, उनके काम को करीब से देखा, इसलिए आप समझ रहे हो, और यही हम दर्शकों तक भी समझाना चाहते हैं। हमारे जो व्यूवर्स हैं, आमजन जो सिर्फ 20 लाख करोड़ देख रहा है पैकेज, लेकिन वो कहां जा रहा है वो समझना नहीं चाहता, और यही वजह की ये मुद्दा आज हम लेकर आए और आप सभी को यहाँ पर बुलाया गया ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके और एक एक बिंदु समझ सके आमजन भी कि आखिर ये कहां पर राहत मिल रही है, कहां पर सिर्फ आंकड़ों का खेल नजर आता है। महेंद्र जी आपके पास लौटेंगे, नारायण भादु जी का रुख कर लेते हैं। नारायण जी, क्योंकि हम नौकरी पेशा मजदूरों को लेकर बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या वाकई में आपको लगता है कि राहत है, या आप महेंद्र झाबक जी की बातों से इत्तेफाक रखेंगे जिससे उन्होंने कहा कि एक नीति एकदम सही तरीके से बनाई गई और इसलिए इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है वो बेहतर है इस क्षेत्र में बात करें, खासतौर से नौकरी पेशा और मजदूरों के लिए? नारायण जी। श्वेता जी, बिल्कुल झाबक साहब ने जैसा कहा मैं उनसे सहमत हूँ। ये जो नीति बनाई गई है, जो पॉलिसी बनाई गई है, वो एकदम सोच समझ के पॉलिसी बनाई गई। 20 लाख करोड़ का जो डेटा अपन बात कर रहे हैं, लोग मजाक में इसमें यूज कर रहे हैं, कितने जीरो जा रहे हैं। इतने बड़े फिगर को जिस तरह से हमने मॉनेटरी पैकेज में और फिस्कल पैकेज में दोनों के अंदर डाला गया है, जैसे आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर मिलके मॉनेटरी सेक्टर को संभाल रही, वैसे गवर्नमेंट का जो फिस्कल सेक्टर है, फिस्कल सेक्टर में भी अभी जो फंड आया है केवल सफिशिएंट नहीं है, और भी फंड आएगा और ये प्रोसेस चलेगा। अब बात करते हैं अपन मजदूरों की, जो बात आप मेरे को कह रहे हैं जी। मजदूरों के अंदर जब तक लेबर क्लास को अपन एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट हो रहे हैं, आज जो मूवमेंट हुआ है, ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मजदूर जो जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो मजदूर अगले महीने वापस आ जाएंगे काम पे? वो नहीं पहुंच पाएंगे मजदूर वापस काम पे, बिल्कुल नहीं आएंगे। उन लोगों को, उन मजदूरों को मनरेगा के तहत जहां है वहीं उनको जॉब देना पड़ेगा, जहां है उनको लिक्विडिटी मिले, उनको वहां पैसा मिले, उनको काम दो। कोई भी मजदूर है वो काम कर रहा है, वो दिल्ली जाके कर रहा है, वो बॉम्बे जाके कर रहा है, उसको अगर जहां वो रह रहा है उसके सराउंडिंग एरिया में कहीं पे भी अगर उसे काम मिला तो ऑब्वियसली उसके पास में लिक्विडिटी आएगी, और उसके पास जब लिक्विडिटी आएगी तो उसी लिक्विडिटी से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर में। और सभी सेक्टर में डिमांड करने के लिए जितनी लेबर क्लास है, जो मनरेगा में हर बंदे को जॉब मिले, कहीं भी मिले, और उनका काम जो है केवल ऐसा नहीं महीने में 10 दिन काम मिल गया, 15, उनको मंथली पैकेज मिले, मंथली काम मिले उनको। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं ये जो पॉलिसीज बनी है और जिस टाइप से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, और ये एक अपने आप में बेस्ट पॉलिसी। चलिए, और जिस तरह से मनरेगा के लिए भी 40,000 करोड़ दिया गया, और जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात सही है। इतना डर, इतना खौफ, इतनी मुश्किलों से मजदूर अपने घर पहुंचा है कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि वो वापस आएगा, वापस वैसे ट्रैक पे चीजें हो पाएंगी। अब काम तो उनके हाथ तक पहुंचाना होगा जैसा ही मिले, क्योंकि हाथ में काम होगा तभी 2 वक्त की रोटी भी उन्हें मिल सकेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला अहम सवाल लेते हैं, एफडीआई बढ़ाने से आखिर क्या होगा? एफडीआई बढ़ाया गया यहाँ पे, पहले हम ग्राफिक्स के जरिए आपको ही बताते हैं और समझते हैं इसे, और उसके बाद हम इस पर जवाब अर्थशास्त्रियों से भी लेंगे। कोयला और रक्षा सेक्टर का निजीकरण किया गया, बिजली वितरण, स्पेस सेक्टर का निजीकरण हो, ये फैसले कैसे लागू होंगे, ये बेहद अहम सवाल है। लागू कैसे किया जाएगा इससे, इसके फायदे इस पर निर्भर करेंगे। विपक्ष का आरोप, इससे बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा होगा। ये विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उन्हें
फायदा पहुंचाने के लिए। अब ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन चलिए राजेश कोठारी जी का रुख कर लेते हैं। एफडीआई का दायरा बड़ा है। राजेश कोठारी जी, मंशा पर शंका क्यों की जा रही है? ये जो फैसला लिया गया, इस पर शंका क्यों की जा रही है? क्योंकि विपक्ष यही सवाल उठा रहा है, एक बात कह रहा है कि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये फैसला लिया गया। श्वेता जी, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो मंशा पर संशय पैदा ना करे। ये वही सरकार है जी जिन्होंने एफडीआई का खुलकर विरोध किया था। ये वही सरकार है जिन्होंने अपने विभिन्न माध्यमों के जरिए कभी सत्याग्रह, कभी बैलगाड़ी में बैठकर संसद प्रदर्शन किया था। और आज हमें एफडीआई की हमें जरूरत पड़ गई है। क्यों जरूरत पड़ गई आपको? क्योंकि आज भी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि यहाँ एफडीआई की जरूरत नहीं है। यहाँ लोकल लोगों को, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करने की जरूरत है। वो हम शायद नहीं कर रहे। देखिए इस देश के अंदर हो क्या रहा है कि हमने सबसे पहले शुरू करा मेक इन इंडिया। उसका क्या हर्ष हुआ आपको मालूम चल गया। फिर हमने शुरू करा मेड इन इंडिया, उसकी भी हाल क्या है आपको मालूम चल गया। सो एफडीआई वहां आनी चाहिए जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। एफडीआई वहां आनी चाहिए, उस क्षेत्र में आनी चाहिए जो देश को आधारभूत स्ट्रक्चर को मदद कर सके। एफडीआई, एफएमसीजी में एफडीआई आ गई, कोक आ गया, पेप्सी आ गया। मुझे नहीं लगता कि इससे देश का आर्थिक विकास किसी फंडामेंटल तरीके से हुआ होगा। अब आपने कोल सेक्टर की बात करी कि साहब ये कोल सेक्टर में भी एफडीआई आ रहा है या एविएशन में भी आ रहा है। मैं आपसे दो बार सवाल पूछना चाहता हूँ आपको, क्या हमारी भारत सरकार की जो कोल कंपनियां हैं उनको हमने रुगुन किसने बनाया? वहां जो एक लंबा चौड़ा कारखाना जो चलता है इनएफिशिएंसी का, करप्शन का, उस पर फोकस किसी का नहीं गया है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने क्या कर, हम तो कुछ कर नहीं पाए, हमने किसी दूसरे को उठा दिया। ताकि कल को अगर दोष देना पड़ेगा तो हम कभी प्राइवेट सेक्टर को दिया था, हमारे इसमें कोई लेना नहीं है। जो आज हम हालत देख रहे टेलीकॉम कंपनीज की, आज आप देख लीजिए सरकारी क्षेत्र बीमार हो चुकी है आपकी, प्राइवेट सेक्टर के हालात तो छुपे हुए नहीं है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि हम फौरी राहत पाने के लिए यहाँ वहाँ घोषणा कर देते हैं, उसका असली जमा हम लोग नहीं पहना पाते हैं। हम बड़े खुश हो रहे हैं कि चाइना से कंपनियां रूट रही है, हिंदुस्तान उसके लिए बाएं बिछा खड़ा हुआ। अरे आप कैसे कर पाओगे जब तक हमारी विकृत मानसिकता है, जब तक हमारी एक ब्यूरोक्रेसी में ये सोच हावी है कि नहीं 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 जिसको काम है वो मैं चल के मेरे पास आए, तब तक आप जितनी चाहे पॉलिसी अनाउंसमेंट कर लीजिए। ठीक है राजेश, यानी आप ये मानते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं थी? इसकी जरूरत ही नहीं थी, बेरोजगारी की समस्या है राजेश जी, बल्कि गिरती हुई, इसकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत नहीं है अभी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, महेंद्र झावक जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। महेंद्र जी, क्योंकि इसलिए जरूरत है कि हमारा खुद का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है। नहीं देखिए, मैं इसमें सहमत इसलिए नहीं हूं कि देखिए इसमें राज्य सरकारों का बहुत बड़ा रोल है। जो केंद्र की नीतियां और राज्य की नीतियां इंटीग्रेट होनी पड़ती है। तो इसलिए जब तक राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक ये गाड़ी आगे नहीं चल सकती। सबसे बड़ी बात है कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है, मैं इसको इकोसिस्टम के लिए अच्छा मानता हूं। क्योंकि आप देखिए 100 साल पहले, 150 साल पहले हमारा आदमी जिस गांव में रहता था वहीं पलता था, वहीं बढ़ता था और वहीं सब कुछ करता था। तो हो सकता है कि ये प्रकृति ने एक नया प्रकोप दिखाया, लेकिन हो सकता है कि इसमें ब्लेसिंग्स एंड डिस्गाइज हो, क्योंकि इसके अंदर इकोसिस्टम हमारा ठीक होगा। अब हमको क्या करना है कि हर प्रदेश में अपना एक उद्योग है, अपनी एक स्ट्रेंथ है। कहीं माइनिंग है तो कहीं इंडस्ट्री है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये जो माइग्रेशन, जो रिवर्स माइग्रेशन वापस हो रहा है, जो लोग अपने गांव में वापस जा रहे हैं, राज्य सरकारों को चाहिए कि उन लोगों के लिए वहां के जो उद्योग है, वहां के जो व्यवसाय है, उनके ऊपर वो पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें और उन लोगों को नहीं आने दे। मैं आपको कह रहा हूं कि ये इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, ये जाने की जरूरत नहीं है। अगर सारे लोग अपनी अपनी जगह पे रह के रोजगार आ जाए, और रोजगार आ जाएगा अगर राज्य सरकार। बिल्कुल महेंद्र झावक जी, जो बात आप कह रहे हैं, देखिए मुद्दे हम भी वैसे ही लेकर आते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले हमने ये बात कही थी और इस पर भी चर्चा की थी कि आत्मनिर्भर राज्य होगा तभी आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा, जबकि ये मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया कि सबको आत्मनिर्भर होना है। लेकिन डिपेंडेंसी भी नजर आती है, आत्मनिर्भर होंगे कैसे? और कई चीजें ऐसी, अगर हम इस एफडीआई को लेकर भी बात कर रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि राज्य सरकारों को भी समझना होगा,
इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अर्थशास्त्रों का रुख करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आर्थिक पैकेज का ये पूरा पोस्टमार्टम था। अर्थशास्त्री अपनी राय भी रख रहे थे। जो अहम सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो आरोप लगा रहा है, जो आमजन के जहन में सवाल आ रहे हैं, उसके जवाब टटोलने की हमने कोशिश की, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट रिएक्शन सर आप सभी से चाहेंगे। सवाल एक यही, सिर्फ 30 सेकंड से भी कम में जवाब, कि क्या वाकई में ये आर्थिक पैकेज राहत के तौर पर है? क्या इस आर्थिक पैकेज से मुश्किलें कुछ आसान होती हुई नजर आएंगी? क्या इस आर्थिक पैकेज से हम माने अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं वो वापस ट्रैक पर आना शुरू होगा? राजेश जी आपसे शुरुआत करते हैं सर, बिल्कुल एक लाइन में जवाब। राजेश जी, एक लास्ट कमेंट। श्वेता जी इमीडिएटली इस पैकेज का कुछ असर होने वाला नहीं है। अब ये पैकेज दिवा सपने की तरह है, 10 साल बाद क्या होगा उसके लिए है, पर जिंदा रहूंगा तब मैं उसका बेनिफिट ले पाऊंगा मैं। दूसरी बात, आपने शायद बेरोजगारी नहीं देखी है, वो बेरोजगारी हम देश झेलने वाला है। और मेरे को घर में काम मिलता तो मैं आज क्या 70 साल पहले भी अपना घर छोड़ के नहीं जाता। ओवरनाइट लोकल अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना बहुत बड़ी चुनौती है। सबको काम मिल जाए जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ जो क्षेत्र इकोनॉमिक कंसंट्रेशन में डेवलप हुए हैं वो बॉम्बे हो सकता है और दिल्ली हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज थी। वो अपॉर्चुनिटी हम 17 साल में अपने क्रिएट नहीं कर पाए। हो सकता है एक विचार हो कि भाई आप यहाँ लोकल पीपल हो, लोकल मार्केट हो, लोकल टेक्नोलॉजी हो, पर तब तक मेरे को मदद आप करते रहेंगे, मेरे को आप खाना खाते रहेंगे बिना किसी प्रोडक्टिविटी के, तो शायद अर्थव्यवस्था में एक रुझान आ सके। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश को आगे बढ़ना होगा तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब मौजूदा फौरी तौर पर राहत नहीं है, फौरी तौर पर राहत नहीं। दीपक मेहरा जी काम मिलेगा। सर एक लास्ट कमेंट दीपक मेहरा जी। मैडम मैं यही कहूंगा, ओनली टाइम विल टेल। और मैंने जैसा आपको बताया, एफडीआई गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर सिग्नल्स देने। एक तरफ तो आप कह रहे हो बीइंग वोकल अबाउट लोकल, दूसरा एफडीआई कह रहे हो, और एफडीआई भी किस क्षेत्र में ला रहे हो? जैसा पूर्व में कहा गया है कि जहां अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो एफडीआई इज वेलकम। अदरवाइज आप सिक्योरिटी के उसमें ला रहे हो 74% जो आपने एफडीआई कर दिया, तो हमें अपने राष्ट्र की बिल्कुल मैसेज तो यही है दीपक जी, मैसेज तो ये आत्मनिर्भर भी बनना है, आत्मनिर्भर भी बनना है। महेंद्र झाबक जी एक लास्ट कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण की टू सक्सेस है वो एग्जीक्यूशन है। ये जो 20 लाख करोड़ का जो प्रावधान किया है उसमें एग्जीक्यूशन इज द की टू सक्सेस। मैं सरकार से यही निवेदन, और इसमें राज्य सरकारों का बहुत बड़ा रोल है। मैं बधाई देना चाहूं हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को। उन्होंने अभी 4 बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चिट्ठी लिखी है जो बाहर से यहां मेक इन इंडिया करने वाले। राजस्थान में विपुल संभावनाएं हैं। राजस्थान में उद्योग, पर्यटन और माइनिंग इतनी बड़ी विपुल संभावना है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो बहुत बड़े बड़े उद्योग हम यहां ला सकते हैं, मेक इन इंडिया कर सकते हैं। एक्टिव राज्य सरकार को भी रहना होगा, मदद उनसे भी होगी। नारायण भादु जी एक लास्ट कमेंट सर, खत्म हो रहा है वक्त। नारायण भादु जी। बिल्कुल श्वेता मैम, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर जो हमारा बजट है, इसका जो पैकेज है, इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है तो 100% इसका रिजल्ट आएगा। टाइम जरूर लगेगा बट इम्पैक्टली 100% इसका रिजल्ट आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत हद तक तस्वीर भी यहाँ पर साफ हुई कि आखिर आर्थिक पैकेज में क्या मिला, कहाँ राहत है, कहाँ नहीं है। लेकिन एक सबसे अहम बात जरूर ये है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। 20 लाख करोड़ पैकेज तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में फौरी तौर पर आज के वक्त में इससे मदद मिलती है, या फिर विजन इसका है, दूरदर्शिता देखी गई है और शायद बाद में इसका फायदा मिल सके? इंतजार करना होगा। पैकेज का तो ऐलान हो चुका है लेकिन एग्जीक्यूशन इसमें बहुत अहम हो जाता है। चलिए, एक साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही।